चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप यदि उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो पहले जाकर देखिए, चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 वीडियो डाल दिया गया है, आप देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो ही समझ आएगा। तो चलिए समझते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत को लिखें। तो आवेश का जब संरक्षण सिद्धांत आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा तो आप कैसे लिखोगे, ये परिभाषा पूछा जाता है। 2 नंबर में ये परिभाषा आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए बताते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। अपना यानी कि हम ये जो डिफिनेशन लिखे हैं ये हम अपना लैंग्वेज में लिखे हैं, आप भी अपने लैंग्वेज में समझकर लिख सकते हो। आवेश के संरक्षण सिद्धांत से हम यह समझते हैं कि आवेश को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। समझ आ गया होगा। जैसे कहने का मतलब है कि आवेश को हम ना ही आवेश को ना ही हम क्या कर सकते हैं, तो नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए यहाँ साफ सुथरा लिख दिया गया है कि आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि और ना ही उत्पन्न किया जाता है। ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको आप जो है ख़त्म कर सकते हैं, और ना ही आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि आपके पास ऑप्शन क्या है, आप एक वस्तु से, मान लीजिए एक वस्तु से आप दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हो, तो आवेश को भेज सकते हो। समझे, समझ आ गया होगा। जैसे एक वस्तु से, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु से इस वस्तु में प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए कि किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये आप इस पर यानी कि इस पर नेगेटिव है, तो इसका जो चार्ज पॉजिटिव है इसके ऊपर तो आप अप्लाई कर सकते हैं ना। यानी कि आप जो है आप आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप स्थानांतरित यानी कि भेज सकते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप क्या कर सकते हो, तो आवेश को भेज सकते हो। उसे हम आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है। आप चाहें तो अपना लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, अपना भाषा में लिख सकते हैं, है ना। जितना बढ़िया से आप लिख सकते हो, नोटबुक में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन डिफिनेशन जो है, ये परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताते हैं। विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जहां तक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उतने दूर तक के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझा गया। चलिए फिर समझाते हैं। विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जहां तक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उतने दूर तक के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए समझाते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में समझाते हैं। चलिए, आप पावर हाउस गए होंगे जहाँ से बिजली आता है ना, बिजली जहाँ से उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक हो, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि तार, यहाँ पर जो है तार है, और इसमें जो है इस तार में जो है करंट जा रही है, इस तार में करंट जा रही है। इस तार में जो करंट जा रही है, ये इसमें जो आवेश है, ये आवेश जितना दूर तक के क्षेत्र तक कवर करेगा, जितना दूर क्षेत्र तक ये तार जो है, इसमें आवेश जितना दूर तक आवेश जाएगा, है ना, जहां तक आवेश जाएगा उतने दूर तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी कि जहां तक जो है आवेश जाएगा, जहां तक आवेश जाएगा उसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी कि जिस क्षेत्र तक जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से विद्युत आवेश चलना शुरू किया और यहाँ तक विद्युत आवेश गया, यहाँ तक, तो इस पूरे एरिया तक को जो हम क्या कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। पूरा एरिया को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसके बाहर को विद्युत क्षेत्र नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाहर जो है विद्युत आवेश नहीं गया है ना, इतना दूर में ही विद्युत आवेश है। तो इतने दूर तक के क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो वही डिफिनेशन में यहाँ लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र उसे कहेंगे जहाँ तक विद्युत
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कहाँ तक गया है, कहाँ तक, यहाँ तक गया है। मान लीजिए कि 10 मीटर दूर तक ये विद्युत क्षेत्र गया, तो 10 मीटर तक के क्या होगा, ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। समझ आ गया। तो वही यहाँ लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ तक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उतने दूर तक के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे समझ में। चलिए अब समझते हैं विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। विद्युत बल रेखा काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जो कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। यह परिभाषा समझ आ गया होगा क्योंकि ये पूरा साफ सुथरा लिखा गया है, किसमें कहीं भी लेजर वाला चीज़ नहीं है। जो चीज़ समझाने का रहेगा वही उसी चीज़ को समझाया जाएगा, है ना। बलजबरी किसी चीज़ को नहीं समझाया जाएगा। तो चलिए विद्युत बल रेखा किसे कहेंगे, तो विद्युत बल रेखा काल्पनिक, याद रखिए काल्पनिक, और क्या है, काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत बल रेखा कैसा होता है, विद्युत बल रेखा कैसा होता है, तो विद्युत बल रेखा जो होता है बाबू ये काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। क्या होता है, तो काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। याद रखिएगा काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा कैसा होता है, तो विद्युत बल रेखा काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है जो कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे समझेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, जितना यहाँ आपको लिखाया गया है, ये मान लीजिए कि यदि आप नोटबुक पर लिखते हैं तो आपका नोट्स बहुत बढ़िया नोट्स बन जाएगा। ठीक है, साफ सुथरा पूरा बुक से छाट के निकाले हैं। चलिए फिर बताते हैं इसको। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों, रीजन बताना है आपको कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों, इसका कारण क्या है जो कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करता है कि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकलता है और दोनों भिन्न दिशा में होता है, जो कि असंभव है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा। चलिए इसको बताते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि, चलिए इधर मिटाते हैं, चलिए इधर मिटाते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा मोटा एग्जाम्पल लेते हैं, दोस्ती यारी पर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दोस्ती यारी बहुत बढ़िया आप लोग का चलता है, तो दोस्ती यारी पर ही एग्जाम्पल चलेगा। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त है, दो दोस्त, ठीक है, दो दोस्त, दोनों दोस्त में क्या है, बहुत ही गहरा दोस्ती है, बहुत ही गहरा मित्रता है। कैसा, तो कृष्ण और सुदामा की तरह। ठीक है, कभी भी कितना भी जो है इस दोनों में यानी कि मान लिया जाए दो दोस्त है तो तीसरा दोस्त नहीं, मान लीजिए कि दुश्मन है, तीसरा दोस्त नहीं, ये दुश्मन, ये क्या है, तो दुश्मन है। ये क्या है, ये कौन है, तो ये दुश्मन है ना। आप दोनों को हमेशा लड़ाने का काम एक लड़का करता है, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करते रहता है। ठीक है, लेकिन आप दोनों दोस्त कैसे हैं, तो कृष्ण की तरह और सुदामा की तरह हैं, है ना। कितना भी वो कुछ कह दे लेकिन आप लड़ाई नहीं करोगे उससे, है ना। क्यों नहीं करोगे, यदि वो लड़का कहेगा, अरे जैसे मान लीजिए एक का नाम है, एक दोस्त का नाम है क्या, मान लेते हैं एक दोस्त का नाम है चलो रामू, चलो यहाँ मानते हैं, एक दोस्त का नाम रामू, एक का नाम है नहीं कृष्ण, एक का नाम है सुदामा। ठीक है, मान लीजिए कि इस दोनों को तीसरा दोस्त जो है कृष्ण को कहता है, अरे कृष्ण, सुदामा तेरे बारे में जो है ना बहुत बुरा बात बोल रहा था, बहुत गंदा बात बोल रहा था, ऐसे जो बोल रहा था, है ना। तो सुदामा बोलेगा, सुदामा कभी भी इससे
ये लड़ाने का काम कर रहा है, लेकिन ये लड़ेगा नहीं। जब सुदामा फिर जाएगा कृष्ण से पूछेगा कि भाई जो वो जो है, मान लीजिए तीसरा का नाम कुछ रख देते हैं, है ना, तीसरा का नाम क्या रखते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं जैसे रावण रख देते हैं, हरामी है तो रावण ही रखते हैं, है ना। तो रावण बोलेगा सुदामा, रावण हम मेरे पास बोल रहा था कि कृष्ण जो है बहुत गंदा लड़का है ना, तो आपको जो है वह कष्ट होगा। लेकिन ये लड़का, ये सुदामा क्या किया, डायरेक्ट जाकर इससे पूछा और उससे पूछने के बाद ये बोला कि भाई हमेशा कभी अब तुम्हारे बारे में बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन इस दोनों की कभी लड़ाई नहीं हो सकता है और ना ही इस दोनों में कभी दुश्मनी होगा और ना ही ये अपना लाइन रास्ता कभी बदलेगा, इस दोनों का दोस्ती अमर रहेगा। उसी प्रकार विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों इसलिए नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकलती, कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकलती है, जो कि असंभव है, उसी प्रकार दोस्ती यारी की तरह है, दोस्ती यारी के तरह ही वो है। चलिए बताते हैं। देखिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों, तो कटान बिंदु से क्या करता है, मान लीजिए कि विद्युत बल रेखा जा रहा है, ठीक है, एक विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है तो एक विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो कटान बिंदु जो है यहाँ जो कटा, इस कटान बिंदु को दो स्पर्श रेखा निकलती है, दो स्पर्श रेखा निकलती है जो कि भिन्न भिन्न दिशा में होती है, दो स्पर्श रेखा निकल जाती है जो कि क्या होता है, जो कि भिन्न भिन्न दिशा में होता है। ये मान लीजिए भाई कि इस जगह से जब भी कटेगा तो दो स्पर्श रेखा निकल सकता है, नहीं निकल सकता, एक ही स्पर्श रेखा निकल सकता है, लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा निकल रहा है जो कि असंभव है ना। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। यही रीजन है कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकल रही है, कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकल रही है जो कि असंभव है। ठीक है, तो मस्ती से पढ़िए, है ना, मस्ती वाला एग्जाम्पल भी देते हैं। चलिए अब चलते हैं इसमें, अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाएं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा दे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा दे। देखिए जो समझाने का होता है वो हम अच्छा तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाएं, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाएं, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही आपका परिभाषा है। ठीक है, इसमें समझाने के लायक कोई बात ही नहीं है, इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है। उसके बाद मात्रक पूछता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछ दिया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे क्या होता है, तो न्यूटन बटे कूलाम होता है। किसका, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, फिर पूछता है बीमा, इसका बीमा पूछता है, जो कि बीमा आपको 11th में पढ़ाया जाता है बीमा निकालने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे अभी। बीमाएं कैसे निकलता है, तो बीमाएं अभी निकालने के लिए बताएंगे, सिर्फ याद कर लीजिए। बीमा इसका होता है ML T−3 A−1, ये होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का बीमा। और ये विद्युत क्षेत्र का जो है मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो चलिए इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे जो है लिखा गया है समझाने के लिए। चलिए हम यहाँ समझाते हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये पूछा जाता है और आपको हम डेरिवेशन भी इसका बताएंगे, क्योंकि डेरिवेशन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, डेरिवेशन 5 नंबर का आता है। चलिए बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है और इस फॉर्मूला को कहता है कि सिद्ध कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बटे आर स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इस फॉर्मूला को जो है सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, सिद्ध करने के लिए कि, है ना, डेरिवेशन इसका हम बताएंगे जो कि 5 नंबर में आता है। चलिए अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है ये सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है। तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है यह सदिश राशि होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नोटबुक में नोट कर लीजिए, देखिए नोट करके हम लिख दिए हैं, नोट इसको जो है आप अपने नोटबुक में कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, तो दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखा हो तो आवेश के परिमाण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए हम समझाते हैं यहाँ पे। चलिए क्या लिखा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो दो समान परिमाण विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखा हो तो आवेश के परिमाण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम जो है इस पर बताते हैं आपको। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, तो दो समान परिमाण जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। परिमाण कैसा होना चाहिए, तो बराबर। परिमाण जो होता है अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमाण जो भी होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश कैसा होना चाहिए, तो विपरीत आवेश। एक प्लस आवेश होना चाहिए तो एक माइनस आवेश होना चाहिए। ये नहीं कि प्लस आवेश है तो दूसरा भी प्लस ही आवेश होगा। देखिए दोनों आवेश जो होता है प्लस नहीं होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए, तो आवेश जो होता है वो सेम होना चाहिए। यानी लिखा हुआ स्पष्ट लिख दिया गया है कि दो समान परिमाण जो होना चाहिए वो समान होगा, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। लेकिन आवेश जो है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी कि एक प्लस है, एक पर प्लस चार्ज है तो एक पर माइनस चार्ज होना चाहिए, तो ही जो है काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर, वो भी कि यहाँ पे एक प्लस आवेश यहाँ पर रखा हुआ है तो एक माइनस आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि 2 किलोमीटर पर रखा है तो एक किलोमीटर पर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्प दूरी यानी कि थोड़ा सा दूरी होना चाहिए, ज़्यादा दूरी, दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। चलिए समझ गए होंगे। चलिए आप जानते हैं इसका मात्रक पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है, कूलाम गुना मीटर, यानी कि C गुने M। याद रखिएगा, पूछा जाता है बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मात्रक क्या होता है, तो कूलाम गुने मीटर होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को भी सिद्ध करने के लिए कहा जाता है ना, तो फॉर्मूला को भी सिद्ध करेंगे अगले वीडियो में, अभी नहीं। चलिए फॉर्मूला इसका होता है P बराबर होता है Q गुने 2L। याद रखिएगा इतना, P बराबर Q गुने 2L और मात्रक होता है कूलाम गुने मीटर। चलिए समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होता है। देखिए यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होता है और विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होता है ना। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होता है और विद्युत द्विध्रुव भी सदिश राशि होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि। याद रखिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह सदिश राशि होता है। यह क्या होता है, ये सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। किसका फॉर्मूला, देखिए इसको प्रूव करने के लिए कहा जाता है, इसको भी प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो जितना प्रूव करने वाला चैप्टर नंबर 1 में, उसके लिए हम 2-3 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में आता है, हर साल पूछता है, तो अगले वीडियो में उस सबको बताया जाएगा।